दानिश की बात सुनकर अंतरा अपने बालों को थोड़ा रोल करते हुए नासमझी में बोली, नहीं, ये लहंगा माँ ने मुझे दिया है और मुझे ये काफी पसंद भी है। पर आप क्यों इस तरह कह रहे हैं? क्या मैं इसमें ठीक नहीं लग रही? अंतरा ये कहकर दानिश को मिरर से देखने लगी जो उसे ही घूर रहा था। दानिश अंतरा को देखते हुए उसके बालों में बने बन को पूरे बेतरतीब ढंग से खोलने लगा, जिससे कि अंतरा के पूरे लंबे बाल उसकी पीठ पर गिर गए और उससे उसकी पूरी पीठ कवर हो गई। अंतरा हैरानी में दानिश को घूरने लगी और उससे मुंह बनाते हुए बोली, मैंने इतनी मुश्किल से तो अपना ये बन बनाया था और आपने इसे कितने बुरी तरीके से खोलकर रख दिया। क्यों किया ऐसा आपने? दानिश रूड आवाज में बोला, क्योंकि मेरे अलावा तुम्हारी बॉडी को कोई और नहीं देख सकता सिली गर्ल, इसलिए ये बाल अब खुले ही रहेंगे। ये सुनकर अंतरा उसे बुरी तरह से घूरने लगी और फिर दानिश ने उसे देखते हुए टेबल से सिंदूर का बॉक्स उठाया और उसे अंतरा की बिल्कुल सीधी मांग में भरते हुए बोला, इसे लगाना मत भूला करो सिली गर्ल, यही तो है जिससे सब तुम्हें मेरे वजूद से पहचानेंगे। अंतरा उसकी बात सुनकर उसे बस देखती रह गई और दानिश फिर रूम से बाहर जाते हुए बोला, मेरा इंतजार करना, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। ये कहते हुए दानिश वहां से टेढ़ी स्माइल करते हुए चला गया। वहीं अंतरा फिर खुद को आईने में देखने लगी। अंतरा ने एक मांग टीका निकाला और उससे अपने सिंदूर को ढकते हुए बालों में सेट किया, क्योंकि शादी में बहुत लोग आने वाले थे जिन्हें अभी उनकी शादी के बारे में नहीं पता था और अंतरा अभी नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले, इसलिए उसने मंगलसूत्र और सिंदूर को छिपा लिया और जिसके बाद वो रूम से बाहर निकलकर सीधे नीचे चली गई। अब बारात भी निकलने वाली थी। पैलेस के बाहर खूब जोरों शोरों से ढोल ताशे बजाए जा रहे थे। बारात विला जाने के लिए रेडी थी। ध्रुव को बचपन से ही घोड़े से डर महसूस होता था, जिस वजह से बारात लेकर वो घोड़े के बजाय अपनी कार से जाने वाला था। पूरा ओबरॉय परिवार बहुत खुश था। वहीं मंदिर में बिपाशा और देविका जी पंडित जी के साथ मिलकर सारी रस्में कर रही थी। तभी वहां अंतरा आई। बिपाशा जी ने जब अंतरा को देखा तो उन्होंने अपनी आंखों से काजल निकालते हुए अंतरा के कान के पीछे टीका लगाकर बोली, नजर ना लगे तुम्हें, आज तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। अंतरा उन्हें प्यारी सी स्माइल करते हुए देखने लगी और उन्हें प्यार से हग करते हुए बोली, माँ, अब आपने टीका लगा दिया है तो अब मुझे कोई नजर नहीं लगेगी। बिपाशा के साथ देविका जी भी इस बात पर मुस्कुरा उठी और अंतरा भी हंसने लगी। उसके बाद अंतरा फिर उनके साथ ही कुछ रस्मों में मदद करवाने लगी। उधर ध्रुव भी अब तक रेडी हो चुका था और वो नीचे आया। अब बारात निकलने का भी समय हो गया था। ध्रुव रेड कलर की डिजाइनर शेरवानी में रेडी हुआ था। उसके सिर पर सेहरा था। ध्रुव काफी खुश नजर आ रहा था। बिपाशा जी ने उसकी आरती की। उसके बाद कुछ और भी रस्म उसके साथ की जो पंडित जी उन्हें करने के लिए बता रहे थे। उधर अंतरा ये सब देख रही थी। उसे अपनी बहन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था कि ध्रुव जैसा समझदार इंसान उसे मिल रहा था। तभी वहाँ श्रेया भी शिवम के साथ आई। ये सब लोग साथ में बारात में जाने वाले थे। श्रेया और अंतरा दोनों एक दूसरे को हग करते हुए मिली और फिर श्रेया अंतरा की तारीफ करते हुए बोली, ओहो मैडम, शादी के बाद तो आप काफी ग्लो करने लगी। इसकी कोई खास वजह है जो आप अपनी इकलौती दोस्त को बताना चाहती हैं? श्रेया की बातें सुनकर अंतरा उसे घूरते हुए अपने बालों को पीछे करके बोली, बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऑलरेडी ही सुंदर थी। श्रेया उसके खुले बालों को देखते हुए बोली, पर यार अंतरा, तुम अपने बालों को समेटकर जूड़ा क्यों नहीं बना लेती? उससे तुम फ्रस्ट्रेट भी नहीं होगी क्योंकि बार बार तुम्हें ऐसे हटाने में प्रॉब्लम हो रही है। श्रेया ये कहते हुए खुद ही अंतरा के बालों का बन बनाने के लिए उसके पीछे जाने लगी। अंतरा भी यही चाहती थी, पर उसे दानिश ने धमकी दे रखी थी बाल ना बांधने वाली, जिस वजह से वो मजबूरी में श्रेया को मना करते हुए बोली, नहीं श्रेया, रहने दो, वो मैंने ऐसा जानबूझकर किया है क्योंकि बाहर हल्की हल्की ठंड होगी और बाल खुले रहेंगे तो ठंड भी कम लगेगी। ये सुनकर श्रेया उसे अजीब नजरों से घूरने लगी और उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, वाओ, व्हाट एन आइडिया, ठंड से बचने का इससे अच्छा आइडिया तो मैंने आज तक नहीं सुना। सही है, मैं भी अगली बार ऐसा जरूर ट्राई करूंगी। अंतरा ने ये सुनकर मुंह बना लिया और श्रेया को घूरने लगी तो श्रेया हंसने लगी। वहीं अंतरा मन ही मन दानिश को कोसने लगी।
फिर बारात निकलने का टाइम हो गया। ध्रुव विपाशा जी के साथ चल रहा था और बाकी सब भी उसके साथ चलते हुए पैलेस के बाहर आए। ढोल काफी जोर जोर से बजाए जा रहे थे। मीडिया वालों को ध्रुव ने अलाउ नहीं किया था क्योंकि उसे सब सिंपल चाहिए था। वहीं अंतरा भी ये सब देखकर काफी खुश लग रही थी। सभी लोग पैलेस के बाहर पहुंचे तो लाइन से एक कतार में कई सारी काली लंबी कार्स खड़ी थी। एक कार को फूलों से सजाया गया था जिसमें ध्रुव जाकर बैठ गया। तभी उसके साथ ऋतिक भी बैठ गया, जिसे देखकर ध्रुव ने पूछा, दानिश कहाँ है? मुझे वो काफी देर से नहीं दिखा। ऋतिक सीट बेल्ट लगाते हुए बोला, वो कुछ ऑफिस के काम से बाहर गया है। वेडिंग वेन्यू पर वो कुछ देर में पहुंच जाएगा। ध्रुव ने उसकी बात पर फिर हाँ में सर हिलाया और फिर कार वहां से सीधे भारद्वाज विला के लिए निकल गई। कुछ गेस्ट अलग कार में बैठ गए और वहां से निकल गए। इधर बिपाशा जी अपनी कार में बैठते हुए अंतरा को देखकर बोली, बेटा जल्दी आना, और अगर दानिश ना आए तो तुम ड्राइवर के साथ चली आना। उसका इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? अंतरा ने जब ये सुना तो उसने हाँ में सर हिलाया। हालांकि उसे इन सब के साथ जाने का मन था, पर दानिश ने उसे ऑलरेडी कह रखा था, जिस वजह से उसे मजबूरन वहीं उसका इंतजार करना पड़ रहा था। उसके बाद घर वाले भी वहां से विला के लिए निकल गए। श्रेया शिवम और करण के साथ उनकी कार से चली गई। अंतरा वहां खड़ी दानिश का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में एक कार अंतरा के जस्ट सामने आकर रुकी और कार का गेट ओपन हुआ, जिसे जल्दबाजी में अंतरा दानिश की कार समझकर उसमें जाकर बैठते हुए बोली, दानिश, आपने कहा था कि आप जल्दी आओगे, पर आप कितने लेट हो। अच्छा, आप जल्दी चलिए, हमें वहां जल्दी पहुंचना है। ये कहते हुए अंतरा अपनी सीट बेल्ट लगाने लगी, पर तभी उसे कुछ अलग एहसास हुआ और उसने तुरंत अपना सर उठाकर ड्राइवर सीट पर बैठे इंसान को देखा और उसे देखकर वो चौंकते हुए बोली, तुम लकड़बग्घे, यहाँ क्या कर रहे हो? ये कहकर अंतरा ने हैरानी से कार को घूरा और तुरंत उसमें से बाहर निकल आई। वो रेयान की कार थी। वहीं रेयान उसे बाहर निकलते देखकर खुद भी कार से उतरते हुए सीरियस आवाज में बोला, मुझे सच पता चल गया है अंतरा, तुम्हारी इस शादी का। अंतरा उसकी बात सुनकर 2 कदम पीछे लेते हुए नासमझी में बोली, देखो रेयान, मुझे अपनी बहन की शादी में जाना है और तुम यहाँ मुझसे बकवास मत करो। जाओ यहाँ से प्लीज। रेयान अंतरा के करीब बढ़ते हुए वापस से बोला, नहीं अंतरा, तुम्हें अब उस दानिश के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं। मुझे पता चल गया है कि उस दिन उसने तुम्हें ब्लैकमेल किया था और अब तुम्हें उससे डरने की या इस झूठे रिश्ते को निभाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ चलो। रेयान ये सब कहते हुए लगातार अंतरा के करीब बढ़ने लगा। अंतरा को रेयान से थोड़ा डर लगने लगा, जिस वजह से वो पीछे जाते हुए बोली, देखो, तुमने शायद ज्यादा पी रखी है, इसलिए तुम ये सब कह रहे हो। मैंने दानिश से अपने मन से शादी की है, उन्होंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है मेरे साथ। रेयान ये सुनकर गुस्से से बोला, नहीं, ये झूठ है अंतरा। तुम्हें अभी उस दानिश का असली चेहरा नहीं पता। वो खूनी है। उसने आज तक कई सारे बेगुनाहों को बेरहमी से मारा है। वो बहुत ही डेंजरस इंसान है। तुम उसके साथ जिंदगी नहीं बिता पाओगी, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। अंतरा ये सुनकर रेयान से दूर होते हुए बोली, रेयान, होश में आओ। दानिश मेरे अब पति हैं और मैं अब उनकी बीवी हूँ। अंतरा ने देखा रेयान काफी नशे में था, जिस वजह से उसे रेयान की कोई भी बात ज्यादा समझ नहीं आ रही थी। तभी रेयान सीरियस होते हुए बोला, अंतरा, तुम्हें अभी दानिश की सच्चाई नहीं पता कि वो कितना बेरहम इंसान है। उस दिन जब तुम उससे शादी करने के लिए राजी नहीं हो रही थी, तभी उस दानिश ने अनाथालय के एक बच्चे को मरवा डाला था और तुमसे झूठ बोलकर तुम्हें ब्लैकमेल किया ताकि तुम उससे शादी कर लो, और तुम उसके जाल में फंस भी गई। और अगर तुम्हें मेरी बातों का यकीन ना हो तो तुम खुद जाकर सच्चाई अपनी आंखों से देख लो। दानिश ने तो सारे सबूत भी मिटा दिए, पर मैंने सब पता लगवा लिया है। वहीं अंतरा रेयान की बात सुनकर एकदम दंग रह चुकी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी जो कुछ भी रेयान ने उससे कहा था वो सब सच था। अंतरा रेयान की तरफ देखते हुए कांपती आवाज में बोली, अगर ये सब झूठ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे दानिश पर इतना भरोसा तो है कि वो किसी बेगुनाह को तकलीफ नहीं देंगे। ये सुनकर रेयान के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट आ गई और वो बोला, ठीक है, मुझे सब मंजूर है,
पर अगर ये सब सच हुआ तो तुम उसी वक्त मेरे साथ चलोगी और उस हैवान दानिश को डिवोर्स देकर मुझसे शादी कर लोगी। अंतरा ये कंडीशन सुनकर हैरान रह गई। उसकी आंखें नम थीं इस वक्त। वो अभी कुछ सोच समझ नहीं पा रही थी, जिस वजह से उसने अपना सर नीचे करते हुए कहा, नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अगर ये सब सच हुआ तो इसका जवाब दानिश को देना होगा। उन्हें मुझे सब बताना होगा कि आखिर उस मासूम बच्चे ने उनका क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने उसे मार डाला। ये कहते हुए अंतरा की आंखों से आंसू छलक उठे। वहीं रेयान अंतरा की ये बात सुनकर गुस्से से बोला, तुम बेवकूफ हो अंतरा। तुम उससे ये पूछोगी तो वो तुम्हें सब बता देगा? हाँ, यही सोचती हो तुम? तो सुन लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो बहुत शातिर इंसान है। वो तुम्हें इतनी आसानी से दूर नहीं जाने देगा और अपनी ट्रिक्स तुम पर खेलेगा। अंतरा उसकी बात सुनकर अपना सर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं, मैं बिना उनसे पूछे शांत नहीं रह सकती, इसलिए अब प्लीज तुम जाओ। मुझे अगर तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। ये कहते हुए अंतरा तुरंत भागते हुए पैलेस के अंदर चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे। वहीं रेयान अंतरा को जाते हुए देखकर तिरछी स्माइल करते हुए बोला, अब बहुत जल्द तुम मेरी होंगी अंतरा। और दानिश, तुम अब देखना, खुद अंतरा ही तुमसे दूर जाएगी। ये कहते हुए वो किसी शैतान की तरह हंसते हुए अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। वहीं अंतरा रोते हुए पैलेस के अंदर आई और दानिश का इंतजार करने लगी। उसे अब दानिश से किसी भी तरह से सब जानना था। अंतरा हॉल में खुद को संभालते हुए अभी बैठी ही थी कि तभी एक नौकर आते हुए अपना सर नीचे करके बोला, मैडम, बड़ी मैडम का फोन आया था, वहाँ आपको बुलाया जा रहा है। बारात विला पहुँच चुकी है। देविका जी के फोन आने की बात सुनकर अंतरा कुछ सोच में पड़ गई और फिर खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, ठीक है, उनसे कहिए कि मैं जल्द ही आ रही हूँ। ये कहते हुए अंतरा ने मन में सोचा, पहले ध्रुविदी की शादी हो जाए अच्छे से, फिर मैं सब कुछ दानिश से क्लियर कर लूंगी। अभी मुझे खुद को नॉर्मल रखना होगा। ये सोचते हुए अंतरा फिर वहां से ड्राइवर के साथ विला के लिए निकल गई। क्या सच में किया है दानिश ने एक मासूम बच्चे का खून, या फिर रेयान ने फिर चली है कोई नई चाल? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट FM पर। इधर उसके जाने के तुरंत बाद ही दानिश की स्पोर्ट्स कार पैलेस के बाहर आकर रुकी। दानिश के चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशन था और वो अपनी कार से निकलकर अंदर की तरफ बढ़ा। तभी एक नौकर आगे आकर अपना सर झुकाते हुए बोला, सर, पैलेस में कोई नहीं है, सारे लोग विला के लिए निकल गए हैं। ये कहते हुए नौकर के चेहरे पर हल्का पसीना आने लगा, क्योंकि दानिश को उसने बीच में ही टोक दिया था। उसे अपने सामने अपनी मौत नजर आने लगी थी। वहीं दानिश, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वो एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, गेट लॉस्ट। ये सुनते ही वो नौकर तुरंत वहां से चला गया और वहीं दानिश कुछ देर तक अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसके बाद वो अपनी मुट्ठियां कसते हुए दांत पीस कर बोला, सिली गर्ल, ये तुमने सही नहीं किया। तुम्हें मेरे बिना वहां नहीं जाना चाहिए था और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ये कहते हुए दानिश तुरंत वहां से सीधे अपनी कार से विला की ओर निकल गया। दूसरी तरफ भारद्वाज विला। इस वक्त विला को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। आसपास गार्ड्स लगे हुए थे और गार्डन में ही मंडप लगाया गया था और इस समय ध्रुव मंडप के अंदर खड़ा था और ध्रुवी, जिसे सुधा लेने गई हुई थी, वो उसी का बेसब्र होकर इंतजार कर रहा था। आसपास चेयर्स और सोफे लगाए गए थे जहां सारे गेस्ट बैठे हुए थे। वहां काफी रौनक थी और काफी ज्यादा लाइटिंग से गार्डन को सजाया गया था। ओबेरॉय परिवार वहां से अलग सेक्शन में लगे हुए सोफे पर बैठे थे और वहीं से शादी देख रहे थे। अंतरा भी उन्हीं के साथ इस समय चुपचाप बैठी थी। तभी बिपाशा जी उसे इतना शांत देखकर बोली, बेटा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे उदास क्यों लग रही हो? अंतरा उनकी बात सुनकर अपने सेंसेस में आई और खुद को नॉर्मल करते हुए प्यारी सी स्माइल के साथ बोली, नहीं तो माँ, मैं उदास नहीं हूँ। अच्छा, मैं ध्रुविदी को देखकर आती हूँ कि वो रेडी हुई या नहीं। ये कहकर अंतरा वहां से उठकर अंदर की ओर बढ़ गई। बिपाशा जी फिर ज्यादा ध्यान नहीं देती हैं।
और मंडप में पंडित जी के पास चली गईं। वहीं करण सौम्या पर पूरी तरह अब फिदा हो चुका था और वो उसे अब अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की प्लानिंग कर रहा था, जिसमें श्रेया और शिवम उसका साथ दे रहे थे। सौम्या शादी में आई थी और वो इस समय अपने दोस्तों के साथ बैठी ड्रिंक करते हुए बातें कर रही थी। शिवम और श्रेया करण को कुछ समझाते हैं और उसे सौम्या के पास जाने को बोलते हैं। करण हिम्मत करते हुए सौम्या की ओर जाने लगा। वहीं शिवम और श्रेया एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। वहीं दूसरी तरफ अंतरा जब अंदर ध्रुवी के रूम की तरफ जा रही थी तो रास्ते में ही सुधा ने उसे रोक लिया और बोली, ए लड़की, रुको, कहाँ मुंह उठाए चली जा रही हो? अंतरा उनकी बात सुनकर रुक गई और उनकी तरफ देखते हुए बोली, वो ध्रुवी दी को लेने जा रही थी, बाहर उन्हें पंडित जी बुला रहे हैं। सुधा उसे ऊपर से नीचे तक गुस्से में घूर रही थी। उसे अंतरा का इतना रईसी पहनावा देखकर अंदर ही अंदर काफी चिढ़ और जलन हो रही थी और वो अंतरा से जहरीले अंदाज में बोली, वैसे तुम नाटक बढ़िया कर लेती हो अच्छा बनने का। पहले तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिलवा दी और इतने सालों तक ना जाने और कितने अमीरों को तुमने फंसाया, और जब तुम्हें सबसे ज्यादा अमीर खानदान दिखा तो तुमने सीधे उससे शादी कर ली। इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती हो तुम? अंतरा, जो ऑलरेडी दानिश से काफी नाराज थी और साथ में गुस्सा भी थी, वो सुधा की ऐसी बातें सुनकर अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर पाती है और सीधे तौर पर बोली, एक मिनट आंटी, आपको मुझे ऐसे कहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है बचपन में आपने हमेशा मुझसे सौतेलों जैसा बिहेव किया, पर मैंने आपको कभी इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं ध्रुवी दी की रिस्पेक्ट करती हूँ। पर आज आपने बहुत ही घटिया बात कहकर ये जता दिया कि आपने भी अपने समय में मेरे पापा की अमीरी देखकर ही उन्हें अपने जाल में फंसाया था। अंतरा अभी ये सब बोल ही रही थी कि एक तेज थप्पड़ की आवाज उस कॉरिडोर में गूंज पड़ी और अंतरा का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया। सुधा ने एक जोरदार थप्पड़ सीधे अंतरा के गाल पर जड़ दिया था और वो इस वक्त गुस्से से उसे देख रही थी। वहीं अंतरा का चेहरा तुरंत लाल पड़ गया और उस पर सुधा की उंगलियों के निशान छप गए। अंतरा ने अपने गाल पर हाथ रख लिया और इसी के साथ उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। सुधा अभी भी गुस्से से अंतरा को देख रही थी, जैसे कि वो तुरंत अंतरा को जान से ही मार डालेगी। वहीं अंतरा सिसकते हुए उन्हें देखकर बोली, याद है मुझे, इसी तरह आपने मुझे बचपन में मारा था और मैं उस दिन घर से चली गई थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि उस दिन के बाद से मैं हमेशा के लिए अपने घर से दूर हो जाऊंगी और दोबारा कभी उस घर में नहीं आ पाऊंगी। ये तब की बात थी जब बचपन में सुधा ने इसी तरह उसे मारा था और अंतरा रोते हुए घर से भागकर पास के मंदिर में चली गई थी और उसी दिन के बाद से अंतरा वापस कभी घर नहीं लौटी थी। इसके आगे का अंतरा को कुछ याद नहीं था। वहीं अंतरा की आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। उधर सुधा ये सुनकर गुस्से से बोली, अपनी जुबान बंद कर लड़की, तुझे पता नहीं मैं क्या चीज हूँ। तू जो अपने अमीर पति की वजह से ऐसे जुबान चला रही है ना, ये बहुत जल्द बंद होगी और तेरी सारी अकड़ निकलेगी, जिसमें तेरा पति भी कुछ नहीं कर पाएगा, समझी? ये सुनकर अंतरा दर्द में मुस्कुराते हुए बोली, मेरे पति क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और ये जो आपने मुझे थप्पड़ मारा है, ये बिना वजह मारा है, जिसे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। बचपन में आपका टॉर्चर सहती थी, पर अब नहीं, और इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। वहीं सुधा को अंतरा पहली वाली अंतरा नहीं लग रही थी। ये अंतरा बिल्कुल उनकी सोच से अलग थी, जिस वजह से वो अभी शांत ही रहना चाहती थी और वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए कुछ कहने को हुई कि तभी अंतरा खुद उनसे मुंह फेरते हुए वहां से सीधे वॉशरूम की ओर चली गई। वहीं सुधा को अंतरा से कोई मतलब नहीं था। वो खुद को बहुत पावरफुल समझती थी, जिस वजह से वो अपने घमंड में वहां से सीधे ध्रुवी के रूम में चली गई। वहीं अंतरा वॉशरूम में जाकर मिरर के सामने खड़ी हो गई और जो उसने अभी खुद को संभाल रखा था, वो अब तेज तेज रोने लगी। उसे जितना दर्द उस थप्पड़ से नहीं हो रहा था, उससे ज्यादा तो उसे सुधा की कड़वी बातों से तकलीफ हो रही थी। अंतरा के चेहरे पर थप्पड़ के निशान थे। वो किसी छोटे बच्चे की तरह तेज तेज रोए जा रही थी। वो भी रो ही रही थी कि तभी एक तेज आवाज से वॉशरूम का डोर खुला
अंतरा को कुछ होश नहीं था अभी, पर तभी किसी ने उसे सीधे अपनी बाहों में भर लिया। अंतरा सीधे उस इंसान के सीने से लिपट गई और सिसकने लगी। वो इंसान जो कोई और नहीं दानिश था। उसका चेहरा बेहद कठोर हो चुका था अंतरा को ऐसे रोते देखकर, और वो अंतरा को कसकर अपनी बाहों में लिए उसके सर को सहलाते हुए सर्द आवाज में बोला, What happened to you? Why are you crying, silly girl? अंतरा ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो अभी बस रोकर खुद को शांत कर रही थी। वहीं अंतरा को कुछ ना कहता देखकर दानिश उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए गुस्से से बोला, मैंने कुछ पूछा है तुमसे? तुम क्यों ऐसे रो रही हो? ये कहते कहते दानिश रुक गया और उसकी नजर अंतरा के गालों पर पड़े थप्पड़ के निशान पर गई, जिसे देखकर ही दानिश की आंखें बिल्कुल बर्फ के जैसी सर्द हो गईं और वो अपने दांत पीसते हुए बोला, Stop, silly girl. तुम्हें अब रोने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर दानिश ने अंतरा के फोरहेड पर अपने होंठ रखते हुए उसे किस किया और कुछ देर ऐसे ही उसे अपनी बाहों में लिए खड़ा रहा। अंतरा को दानिश के पास होने से काफी सुकून मिल रहा था, जिस वजह से वो अब सुबकते हुए धीरे धीरे चुप होने लगी थी। दानिश उसके सर को सहलाते हुए नर्म आवाज में बोला, Don't cry, my girl. I'm here with you. अंतरा दानिश की बात सुनकर खुद ब खुद उसके सीने से कस कर लग गई। उसे हमेशा सिर्फ दानिश के पास ही सेफ फीलिंग आती थी, जिस वजह से वो चाहकर भी दानिश से दूर नहीं हो पाती थी। दानिश उसकी पीठ को रब करते हुए कुछ सोच रहा था और कुछ सोचते हुए उसने अपने पॉकेट से फोन निकाला और उसमें कुछ मैसेज टाइप करके किसी के पास सेंड कर दिया, जिसके कुछ ही मिनट बाद उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया, जिसे देखकर दानिश के चेहरे के भाव कठोर हो गए और उसने एक नजर अंतरा को घूरा, जो पहले से अब शांत लग रही थी, जिसे देखकर फिर दानिश उसके हाथ को पकड़कर बोला, Let's go. ये कहकर दानिश उसे वॉशरूम से बाहर ले गया। अंतरा बस उसके साथ चलते हुए उसे देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दानिश उसे कहाँ ले जा रहा था। वहीं दानिश एक्सप्रेशनलेस था। तभी अंतरा ने देखा कि वो बाहर गार्डन की तरफ जाने के बजाय अंदर हॉल की तरफ जा रहे थे। अंतरा को कुछ समझ नहीं आया और वो जैसे ही दानिश से कुछ कहने को हुई कि तभी दानिश बिना उसे देखे अपनी सर्द आवाज में बोला, Don't ask anything. जो होगा आगे वो बस तुम देखना। वहीं अंतरा ये सुनकर चुप हो गई और सिर्फ दानिश के एक्शंस को देखने लगी। दानिश उसे लेकर हॉल में आया और उसे सोफे पर बैठाते हुए टेबल पर रखे पानी का ग्लास उसे देकर बोला, पियो इसे। अंतरा ने चुपचाप पानी एक ही सांस में पी लिया, जिसके बाद दानिश वहीं उसी के करीब सोफे पर किसी राजा के जैसे पैर पर पैर रखकर बैठ गया और एकटक सामने देखने लगा। अंतरा को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो भी सामने देखने लगी। तभी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वो सामने आ रही सुधा को देखकर बोली, आंटी। सामने से सुधा अंदर आ रही थी। उसके साथ शिवम भी आ रहा था और इस वक्त सुधा के चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिख रहा था। सुधा हॉल में आकर दानिश और अंतरा के सामने खड़ी हो गई। सुधा ने डरते हुए दानिश को देखा और तुरंत अंतरा से बोली, अंतरा बेटी, अपनी आंटी को माफ कर दो। तुम्हारी आंटी से गलती हो गई, प्लीज बेटा। सुधा की इतनी प्यारी टोन सुनकर अंतरा पूरी तरह हैरान थी और उसने नासमझी में अपना सर हिलाया। तभी दानिश हुर्राते हुए बोला, गलती की माफी नहीं, सजा होती है मेरी नजरों में, और तुमने मेरी बीवी पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसकी सजा तुम खुद से खुद को दोगी। ये सुनकर सुधा दानिश से जल्दी से बोली, दामाद जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे कोई सजा मत दीजिए। इस पर दानिश बिना इमोशन बोला, मैं औरतों को अपने हाथों से सजा नहीं देता, इसलिए तुम्हें खुद से खुद को 50 थप्पड़ मारने होंगे। बीच में कहीं भी तुम्हें रुकना नहीं है, वरना तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। ये बोलते हुए दानिश के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई, जिसे देखकर सुधा डर से कांपने लगी और धीरे से खुद से बोली, अगर मेरी काली सच्चाई सबके सामने आई तो भारद्वाज कंपनी को अपने नाम करने का सपना मेरा सपना ही रह जाएगा। इससे अच्छा तो मैं अभी ये बात मान लेती हूँ। तभी दानिश सर्द आवाज में बोला, तुम्हारा समय शुरू होता है। 1 2 3 स्टार्ट। उसने ये कहा ही था कि सुधा बिना रुके तेज तेज खुद के गालों पर
वहीं सबके सामने थप्पड़ मारने लगी। अंतरा तो बिल्कुल दंग थी ये सब देखकर। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि चारों तरफ हॉल में पसरे सन्नाटे को चीर रही थी। क्या होगा इस थप्पड़ का अंजाम? कौन सा काला सच जानता है दानिश सुधा का? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।